जैसे एंजियोप्लास्टी के बाद 1 या 2 दिन होता है, 2 दिन तो मैक्सिमम, 2 या 3 दिन मैक्सिमम हो सकता है। तो पेशेंट के कंफर्ट के ऊपर भी होता है। जैसे हमारा पेशेंट तीसरे चौथे दिन डिस्चार्ज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि ही वाज रिक्वायरिंग ए मॉनिटरिंग। आईसीयू में 6 आवर्स मॉनिटरिंग इज मोर देन इनफ। देन यू कैन शिफ्ट टू द वार्ड में अपना चल फिर रहा है, खाना वाना खा रहा है। इसमें खर्चे कितने आते हैं सर? खर्चा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका खर्चा है वो उसकी कैथेटर का है। कि मेट्रॉनी का कैथेटर आता है, स्पाइरल कैथेटर है, वो अराउंड 5.5 लाख का आता है। टोटल प्रोसीजर अराउंड 750 to 8 लाख रुपीस के करीब खर्चा है, 8 लाख। यस, दिस प्रोसीजर इज कवर्ड अंडर मेडिक्लेम। हमने ये जो केस लास्ट किया है वो मेडिक्लेम के थ्रू ही किया है। What are the complications of renal denervation? एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन किसी भी एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर्स में आप जब कोई भी नीडल पंचर करते हो, यू कैन एक्सपेक्ट कि ब्लीडिंग हो सकती है, हेमाटोमा बन सकता है, तो और ऐसा कोई सच कॉम्प्लिकेशंस है नहीं इस प्रोसीजर से। What is the success rate of this So procedure? as I said, most of the studies जो पहले हुई हैं उसमें BP रिडक्शन इज 10 to 20, 10 मिलीमीटर टू 20 मिलीमीटर के रेंज में। लेकिन हमारे केस में तो वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा हुआ, और ये सक्सेस रेट मैडम इस पे भी डिपेंड करता है कि हाउ गुड यू हैव डन द प्रोसीजर। In his case, we patiently did the procedure almost for 1.5 to 2 hours. So right side kidney has 5 branches, left side kidney had 4 branches. We went one by one into all the branches and ablated them twice, one distally, one proximally. तो हमने पूरा जोर लगाया कि we do with patiently, we do the procedure and we get the result. Our result was very good. In fact, on table जब हम ये कर रहे थे, तो साहब का ब्लड प्रेशर 240 पहुंचा हुआ, 240, और प्रोसीजर के बाद इमीडिएटली बाद तो बीपी वाज 160, और अगले दिन सुबह आईसीयू में 110 बीपी था, और वो हमें बीपी की दवाइयां कम करनी पड़ी। अभी भी इनका बीपी अराउंड 120 130 रहता है, एंड वी आर रिड्यूसिंग द बीपी मेडिसिन। इट इज रिकमेंडेड कि आप सीधे बीपी की मेडिसिन मत कम करो, धीरे धीरे करके कम करो। तो अब हम मेडिसिन धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, लेकिन जो बीपी 240 180 190 6 मेडिसिन एट डोजेस चल रही थी, उसके बाद अगर ऐसा है और रिजल्ट कम हो जाता है तो बहुत अच्छा है। पेशेंट के सिम्टम्स भी थे, वो भी ब्लरिंग ऑफ विजन्स वगैरह था, वो भी इंप्रूव हो गया। ये ट्रीटमेंट का आपने जो खोज किया इसका आपका अभिनंदन पहला करते हैं। सेकंड थिंग, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट आपके माध्यम से शुरू हुआ है इंडिया में, क्या इसके पहला और किधर होता था? और ये ट्रीटमेंट आप आगे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में लेके जाएंगे क्या, कैसा? तो ये प्रोसीजर्स हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। नवी मुंबई में ये पहला प्रोसीजर है, नवी मुंबई में ये पहला प्रोसीजर है करने का, और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि और लोगों में जागरूकता जाए, क्योंकि जब भी हम किसी पेशेंट को प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो वो कहता है काटपीट होगी, ऑपरेशन होगा, ब्लीडिंग होगी, कितना दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल है कि प्रोसीजर 2 घंटे में कोई ब्लीडिंग रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, और पेशेंट आपके सामने है, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। तो नेचुरली हम चाहेंगे कि जिन लोगों का बीपी अनकंट्रोल्ड है, अभी तो फिलहाल हम उन लोगों को ट्रीट करना चाहेंगे जिन लोगों का बीपी, हम डॉक्टर्स लोग रूल्स पे चलते हैं, गाइडलाइंस पे चलते हैं, हम इस पे नहीं चलते हैं कि अब हम सभी बीपी के पेशेंट का ये करेंगे। अभी ये रूल ये कहता है कि जिन पेशेंट्स का रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, जिन पेशेंट का बीपी रूटीन बीपी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, दे आर द वन हु आर द कैंडिडेट फॉर दिस प्रोसीजर। इसके बाद हो सकता है फ्यूचर में ऐसे रूल्स आए कि सारे बीपी पेशेंट्स को ये ऑफर किया जाए। अभी फिलहाल ओनली फॉर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन पेशेंट्स हु आर अनकंट्रोल्ड। डॉक्टर person of any age. Yeah, so age is not a factor to be to this thing, but yes, अभी बच्चों में ये नहीं आया है, हम adults में any age, adults any age, after 20 years के बाद आप किसी भी साल तक कर सकते हैं। Over 90. Yeah. Will the kidney work as same as before the procedure? Absolutely, patient will not have any issues. मतलब कुछ लगा नहीं ना शरीर में, हमने कोई मटेरियल नहीं डाला, हमने कोई स्टेंट नहीं डाला, हमने कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया, तो पेशेंट कैन वर्क फ्रॉम सेकंड डे ऑनवर्ड्स। डॉक्टर, इज देयर फैटेलिटी रेट 0? इज द फैटेलिटी रेट? एक्चुअली हम लोग के फील्ड में किसी भी केस में मोर्टेलिटी या फैटेलिटी 0 नहीं बोल सकते, बट मेरे हिसाब से 0.001 आप रोड भी क्रॉस करते हो तो थोड़ा रिस्क रहता है ना। एंड वंस ट्रीटेड, इज देयर अ रिपीटेटिव प्रोसीजर? इट इज नॉट अ रिपीटेटिव प्रोसीजर, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट हमने ये देखा है कि जो पुरानी स्टडीज में 3 महीने के बाद रिस्पॉन्स और अच्छा आने लगता है, यू स्टार्ट गेटिंग मोर रिस्पॉन्स। सो अब अभी क्या हो रहा है कि
लोग इस केस से सीखेंगे, लोग इस केस से सीखेंगे कि ये कितना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड आपने वो प्रोसीजर कितनी अच्छी तरह से किया, आप उसको शॉर्टकट मारोगे, पेशेंस नहीं दिखाओगे, क्योंकि हम लोग जो कैथलैब में खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर वो 10 kg का लेड एप्रन होता है, तो 2-3 घंटे आपको खड़ा होना है उसके साथ, और पेशेंस की हर आर्टरी में घुसना है और उसकी एक्स्ट्रा पैरेंकाइमल जो भी पार्ट है आर्टरी का उसको अच्छी तरह से एब्लेट करना है। और हमारे कैथेटर में ऐसी 4 लाइटें जलती रहती हैं, अगर उसमें से एक लाइट नहीं जल रही है तो हमको वो प्रोसीजर दोबारा करना है उसको, फिर we have to do it. So patience quality is important. We do procedures only with the best qualities. हमें खत्म नहीं करना, हमें रिजल्ट देने। थैंक यू। इंटरवेंशन प्रोसीजर, It is an intervention procedure, जैसे एंजियोग्राम होता है। सर हाइपरटेंशन ये माइंड के कंडीशन के ऊपर एक डिपेंड रहता है। सेकंड, अभी जो नया माहौल आया है ड्रग्स व्यसन, इसके माध्यम से भी हाइपरटेंशन आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो इसको जो हैबिटेड हो जाते हैं तो आगे फ्यूचर में उनको ये ट्रीटमेंट लागू हो सकता है। एब्सोल्युटली, यही फ्यूचर है इस कंडीशन का। हम जब किसी पेशेंट को बीपी की दवा देते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है, सर जीवन भर हम क्या जीवन भर ये दवा खाएंगे? आप सोचो उन पेशेंट्स को जिनको 6 मेडिसिन चल रही है, 5 मेडिसिन चल रही है, तो जीवन भर खाएंगे? एनी मेडिसिन इज ए केमिकल ना, आप मानोगे ना, सारी मेडिसिन तो केमिकल ही होती है। तो हमारा कोशिश ये है कि शायद फ्यूचर में ये ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हो जाएगी, शायद। अभी तो हम इसको सिर्फ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के लिए ला रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। जेनेरिक मेडिसिन ऑल्सो केमिकल, जेनरिक मेडिसिन तो बीपी के लिए ले ही सकते हैं, जिसके अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम है तो बीपी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं। जेनरिक मेडिसिन देखो, सीजीएचएस वगैरह की मेडिसिन तो हमारे पेशेंट खाते ही हैं। जेनेरिक मेडिसिन केमिकल नहीं है, लेकिन बार बार लेने से आदमी हैबिटेड हो सकता है। देखिए ये बात क्लियर समझिए कि हैबिट और लेने की जरूरत है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। बीपी की दवा लेना मस्ट है, ये सोचना कि हैबिट हो जाएगी इस चक्कर में बीपी की दवा ना लेना, इससे आपका नुकसान होने वाला है। बीपी एक स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे करके वो आपकी किडनी की डैमेज कर रहा है, ब्रेन की डैमेज कर रहा है, सब चीज की डैमेज कर रहा है। अगर ये सोच करके आप दवा नहीं खा रहे हैं कि मेरे को हैबिट हो जाएगी, तो आपकी किडनी, हार्ट, ब्रेन और रेटिना ये चारों चीजें डेंजर में हैं। तो आप ये सोच करके उस बीपी की दवा बंद नहीं कर सकते कि हैबिट हो जाएगी। but by avoiding salt one can control his BP. So salt can reduce, आप salt और भी बहुत सारे तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसाई बोला salt, तो आप salt बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या एडवाइस करते हैं, तो अवॉइड एडेड सॉल्ट। आप पिकल्स मत खाओ, चिप्स मत खाओ, सैलड काटो तो उस पे नमक मत छिड़को, तो अवॉइड एडेड सॉल्ट। ऐसा करने से आप 3 से 4 ब्लड प्रेशर कम कर सकते हो, 3 से 4 मिलीमीटर बीपी। फ्रूट्स बढ़ा करके आप 3 से 4 बीपी और कम कर सकते हो। आप अगर अपना वेट 10 किलो कम कर लो, अगर आपका वेट 100 किलो है, आप 90 आ जाओ, तो 7 से 8 बीपी और कम कर सकते हो। अगर आप वॉक करना शुरू कर दो तो 5 से 6 बीपी और कम कर सकते हो। तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे आप बीपी कम कर सकते हो, लेकिन सारे पेशेंट्स में ये फैक्टर नहीं होते हैं ना। कई लोग ऑलरेडी नमक कम खा रहे हैं फिर भी बीपी ज्यादा है, कई लोग ऑलरेडी हेल्दी है फिर भी बीपी ज्यादा है। Can milder hypertension be cured by this procedure? That is what we are looking for, मैडम। हम यही सोच रहे हैं कि फ्यूचर में दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड। शायद ये हो सकता है कि बीपी की दवाइयों की जरूरत बंद तो नहीं होगी, लेकिन कम हो जाएगी अगर ये प्रोसीजर सक्सेसफुल सारे पेशेंट्स में गाइडलाइंस में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, हम ये अभी प्रोसीजर सबको ऑफर नहीं कर सकते। वी डॉक्टर्स फॉलो द रूल्स, गाइडलाइंस। हमारी कार्डियोलॉजी में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस है, इंडियन गाइडलाइंस है, अमेरिका अभी ये गाइडलाइंस में आया है कि जो लोग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, जिनका बाकी दवाइयों से बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, टू ऑफर दिस। ऑल नोवल थेरेपी सर जैसे बोल रहे हैं उसका, बिकॉज प्रोसीजर अभी चालू हो गया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता रहता है, जैसे साइंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें उसके एप्लीकेशन पता चलते रहते हैं, ज़्यादा रिसर्च होता है और उसका ब्रॉडर एप्लीकेशन आएगा। और आज के दिन में जैसे सर 3 या 4 बार बोल रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन मल्टी ड्रग जहाँ पर चल रहा है लेने के बावजूद उसको ही एप्लीकेबल हो सकता है। एंड ये ट्रीटमेंट जैसे नोवल हमने लिखा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल नो मोर कि इससे क्या हो सकता है, देयर विल बी मोर रिसर्च, देयर विल बी मोर गाइडलाइंस टू इट। सब चीज़ों के जब हम ज़्यादा एनालाइज करके ज़्यादा डेटा आता है तो हमें उसके बेनिफिट्स और कुछ समझो साइड इफेक्ट्स भी है, साइड इफेक्ट्स भी है, उसको भी अंदाजा आता है।
चेतन जो हमारे पेशेंट हैं, सो टू टेल यू अबाउट हिम, ही इज एक्सीलेंट पर्सन। प्लीज कम आप ऊपर आओ ना दोस्त, ये एडवेंचरस आदमी है, बहुत अपने बारे में बताओ चेतन। प्लीज कम Hi. मेरा नाम चेतन वाजेकर है। माय प्रोफेशन आई एम सिविल इंजीनियर और प्रो बाइकर ट्रेकर हूँ। तो एक्चुअली मुझे बीपी जैसे सर ने कहा कि टेस्ट वगैरह करने के बाद ही पता चलता है, ऐसे सिम्टम्स तो आते नहीं है। सितंबर 2021 में हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ। 2022 में मेरा सर ने एंजियोप्लास्टी परफॉर्म किया था। लगभग 1 साल से वापस वही तकलीफ हो रही थी बीपी की। 3 महीने से ब्लरी विजन हो रहा था। तो सर को फिर अप्रोच किया, मेडिसिन तो चालू थे और बीपी एकदम शुरू हो जाता था। तो सर को गए हफ्ते में गए 21 तारीख को अप्रोच किया। सर ने टेस्ट परफॉर्म करके कहा कि ये लास्ट ऑप्शन है आरडीएन थेरेपी करने के लिए। तो कैसे सर 2021 से सर के पास ही ट्रीटमेंट चालू है। तो सर ने कहा आरडीएन करना है तो करना है। तो 23 तारीख को एडमिट हुआ। उस दिन बहुत शुरू हुआ था। हार्डली 1.5-2 घंटे में सर्जरी सर ने परफॉर्म कर दिया। आज बीपी बहुत कंट्रोल में है। मतलब मैं डेली ये चेक कर रहा हूँ। जो पहले 240 तक गया था, आज वो 120-130 के आगे बढ़ नहीं रहा है। मेडिकेशन चालू है पर बढ़ नहीं रहा है। उसकी वजह से जो ब्लरी विजन 3 महीने से कुछ काम नहीं कर पा रहा था, वो सब आज में सब मेरी रूटीन जो है वो परफॉर्म कर पा रहा हूँ। थैंक्स टू सर और थैंक्स टू हॉस्पिटल, उन्होंने अच्छा सा ये किया। बिफोर आणि आफ्टर अशी काही उदाहरणं थोडं द्या ना। पहिलं तुमची वर्तणूक कशी होती आणि आता कशी आहे? बिफोर म्हणजे ब्लरी विजन होतं, म्हणजे समोरनं माणूस आलाय, माणूस येतो पण कोण आहे आवाजावरूनच कळायचं, एवढं ब्लरी विजन होतं। तोल जायचा, डाएट पण कमी झाली होती, चक्कर येणं वगैरे ते होत होतं। आज ते काही नाही आहे। बीपी पहिली गोष्ट बीपी एकदम कंट्रोलमध्ये आलेला आहे, क्लिअर दिसते मला। तोल वगैरे जात नाही आहे, म्हणजे मी माझे जे कामं आहेत डेलीची मी व्यवस्थित करू शकतो। बऱ्याच वेळा आपण सर जसं म्हटलं मल्टी फॅक्टरी जे आपण म्हणतो अपोलो, आपण बऱ्याच वेळा संभाषण ओल्ड ट्रीटमेंट करण्याचा आपण करू शकतो। त्याचं कारणच हे की पूर्ण टीम असणं। जर तुम्ही आमचं कार्डियोलॉजीचं डिपार्टमेंट बघत असाल, उसमें सब समझो आप देखोगे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी से लेके जो यूनिटी कार्डियोलॉजी से लेके जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो डायग्नोसिस के लिए इक्विपमेंट चाहिए से लेके हार्ट ट्रांसप्लांट तक हमारे पास ये होता है। और ऐसी जो हम बोल रहे हैं ऐसे प्रोसीजर जो हम करते हैं वो हम इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, स्किल सेट एंड द टेक्नोलॉजी इसके साथ ही कर सकते हैं। तो जैसे सर बोल रहे हैं शायद ये प्रोग्रेस है, ये कोई भी ये दूसरे दिन नहीं कर सकता। अभी अपोलो के साथ में वो स्किल सेट, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड टीम ऑल्सो इट इज मल्टी टीम। एनेस्थेटिस्ट लगता है, कार्डियोलॉजिस्ट लगते हैं, आईसीयू के डॉक्टर्स लगते हैं, वो नर्सिंग लगते हैं, टेक्नीशियन लगते हैं डायग्नोसिस के लिए। लकीली ये इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल सेट की वजह से ये पॉसिबल है। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये आप छोटे सेंटर्स में नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव अ सपोर्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये कैथेटर अरेंज करना, चीज़ें मॉनिटरिंग करना, यू नीड अ गुड आईसीयू, यू नीड हैव सर्जिकल बैकअप। We have 2 cath labs. I think no hospital in Navi Mumbai has got 2 cath labs. 24-hour functional 2 cath labs with the superb support of surgeons. So this is like a complete cardiac, and what is important is we are the trendsetters. Apollo Hospital is a trendsetter. We set करते हैं, कोई चीज़ नहीं आती है, अगर वर्ल्ड में आ रही है कहीं तो उसके बाद वो अपोलो में आती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सोसाइटी को, अपनी नवी मुंबई की पॉपुलेशन को we give the best possible bed available in the world. जो भी चीज़ विदेश में है, क्योंकि हम सब लोग हाईली एजुकेटेड हैं, we have been into the field for more than 20 years. हम 20 साल से यही काम कर रहे हैं। तो जो दवाइयाँ, जो प्रोसीजर्स वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल हैं, वो हमारे
हमारे नवी मुंबई के पेशेंट्स को, या खैर हमारे पास तो इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं, वी डू गेट अ पेशेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल नियर बाई स्टेट्स, वी शुड प्रोवाइड देम दैट फैसिलिटी राइट एट दिस रूट। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी कार्डियोलॉजी की A to Z अपोलो हॉस्पिटल में इज अवेलेबल एंड वी आर मैनेजिंग इट सक्सेसफुली। सर, आपण मेडिक्लेमद्वारे उपचार करता, त्याचबरोबर सरकारी ज्या स्कीम आहे, सरकार गव्हर्नमेंटच्या ज्या योजना आहेत, त्या माध्यमातून आपण उपचार आपल्या हॉस्पिटलला होतो का? आपल्याकडे इन्शुरन्स आणि जे PSU आहेत, जे आपले ते सगळ्यांकडे काही स्कीम ज्या असतात, कारण की ह्या ज्या ट्रीटमेंट्स असतात त्याच्यामध्ये कॉस्ट आणि हे असतात, त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट बऱ्याच प्रमाणात कव्हर करत नाही, पण लार्जली इन्शुरन्स आणि PSUs आणि हे याच्यामधून आपण कव्हर करतो. Thank you all. I would request Dr. Kiran to felicitate our patient and we'll take a photograph.